हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम अध्ययन करेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि नेफ्रॉन है क्या चीज, नेफ्रॉन किसे कहते हैं। नेफ्रॉन्स, तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हमने आपको बताया था। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो चूंकि ये लेसन जो है ये हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमको अध्ययन करना है। मेन फोकस हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीशन के बारे में होगा। तो मनुष्य में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो होता है किडनी, यानी जिसको किडनी, इसको वृक्क या गुर्दा भी कहा जाता है। किडनी, वृक्क या गुर्दा। तो मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाया जाता है। वृक्क यानी किडनी का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी। और किडनी का अध्ययनकर्ता को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए, नेफ्रोलॉजी एक है न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये दोनों अलग अलग हैं। ज्यादातर कभी कभी ये जो है ये मिस्टेक हो जाता है नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी में। तो न्यूरोलॉजी तंत्रिका विज्ञान होता है, इसको ध्यान रखना। ये अलग लेसन है आपका, इसके बारे में हम अध्ययन बाद में करेंगे। अभी हम नेफ्रॉन्स के न्यूरोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। किडनी जो है अगर इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो किडनी जो है ये सेब के बीज की तरह रचना होती है, जो कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है पीछे अंदर से उससे ये जुड़ी होती है, एक जोड़ी किडनी। तो प्रत्येक किडनी में लगभग 20 लाख अति सूक्ष्म नलिकाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में लगभग 20 लाख अति सूक्ष्म नलिकाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका यह उत्सर्जन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। 1 पॉइंट, उत्सर्जन की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी में अति सूक्ष्म नलिकाकार लगभग 20 लाख रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्ट्रेट करने का कार्य करता है। यानी कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का सबसे प्रमुख कार्य है ब्लड को प्योरीफाई करना। प्योरीफाई का मतलब ब्लड में जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छान करके ये अलग करता है। ये सबसे मेन काम है। और दूसरा काम क्या है कि नेफ्रॉन जो है हमारे बॉडी के अंदर ये लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। ये दो कार्य है भाई, वृक्क के दो कार्य। पहला काम रुधिर को छानना, और दूसरा कार्य है कि रुधिर में कि शरीर में पानी और खनिज लवण की मात्रा का नियमन करना। ये ध्यान रखना, रुधिर को छानना। तो छानने का काम जो है हमारे अंग, हमारी बॉडी में लगभग 3 अंग है जो कि रुधिर को छानने का कार्य, रुधिर को छानने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से 2 मानिए, एक तो है आपका किडनी
स्प्लीन एंड लीवर, ये हमारे शरीर में रुधिर को छानने का कार्य है। अब ध्यान में रहे, अब किडनी क्या, दोनों एक ही काम, हालांकि छानने का काम दोनों करते हैं, लेकिन दोनों एक ही पदार्थ को नहीं छानते। किडनी जो है क्या छानता है भाई, किडनी ब्लड में उपस्थित हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को छानता है। यानी ब्लड में उपस्थित हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थों को छानने का काम किडनी करता है। और ये प्लीहा और लीवर, स्प्लीन और लीवर, ये क्या करते हैं कि रुधिर में जो मृत रक्त कणिकाएं हैं उनको छानने का कार्य स्प्लीन और लीवर करते हैं। ठीक है, ये मेन अंतर दोनों है, छानने का काम दोनों करते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता हमारे रुधिर को छानने का काम कौन करता है, छानने का वो तो किडनी स्प्लीन और लीवर करते हैं, लेकिन किडनी क्या करता है, ये रुधिर में जो हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे यूरिया, यूरिकम, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिकम, क्रिएटिनिन, इन सबको छान करके मूत्र के साथ विसर्जित करने का काम करता है। और जबकि स्प्लीन और लीवर, जिसे प्लीहा, स्प्लीन को प्लीहा और लीवर को यकृत कहते हैं, तो प्लीहा और यकृत ये रुधिर में उपस्थित मृत रक्त कणिकाओं को तथा जीवाणुओं को छानने का कार्य ये दो करते हैं। ठीक है, तो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, जिसे हिंदी में वृक्क नलिका कहते हैं। अब नेफ्रॉन की देखिए, नेफ्रॉन की संरचना तो लिखेंगे नेफ्रॉन के निम्नलिखित भाग, पहले तो नेफ्रॉन की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नेफ्रॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। हेडिंग नंबर 1, बोवेन कैप्सूल, बोवेन कैप्सूल। आप देखिए बोवेन कैप्सूल क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले नुमा रचना होता है। देखिए इसको, ये एक प्याले नुमा इस प्रकार से, ऐसे एक प्याले नुमा ऐसे रचना है। तो नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले नुमा रचना होता है, जिसे बोवेन कैप्सूल कहते हैं। बोवेन कैप्सूल के अंदर रुधिर में से उपस्थित पदार्थ छन करके बोवेन कैप्सूल की गुहा में आते हैं। बोवेन कैप्सूल में विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे पोडोसाइट, जिसे पोडोसाइट कहते हैं। तो पहला हो गया बोवेन कैप्सूल। दूसरा लिखेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बारे में क्या लिखेंगे, बोवेन कैप्सूल में रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोवेन कैप्सूल में रुधिर केशिकाओं का घना गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस ही छलनी की भांति कार्य करते हुए रुधिर को छानने का कार्य करता है। ग्लोमेरुलस में दो धमनिकाएं मिलती हैं। एक होती है जो अशुद्ध रुधिर को, यानी कि यूरिया युक्त रुधिर को ग्लोमेरुलस में लाने वाली रुधिर वाहिनी को अभिवाही धमनिका कहते हैं। ग्लोमेरुलस में अशुद्ध रुधिर को लाने वाली रुधिर वाहिनी को अभिवाही धमनिका कहते हैं, और छने हुए रुधिर को वापस रक्त को ले जाने वाली रक्त नलिका को अपवाही धमनिका कहते हैं। अधिवाही धमनिकाओं का व्यास अधिक, अपवाही धमनिकाओं का व्यास कम होता है, जिससे कि ग्लोमेरुलस में आने वाले रुधिर की मात्रा अधिक होती है। यानी ग्लोमेरुलस में रुधिर जितने वेग से प्रवेश करता है उतने स्पीड से वापस नहीं निकल पाता, क्योंकि इसका व्यास कम है। तो आता है इजली, लेकिन जाता है
प्रेशर के साथ, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस की दीवार पर रुधिर द्वारा एक दाब क्रिएट होता है। इस दाब को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसी प्रेशर के कारण रुधिर में उपस्थित पदार्थ छल करके बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं। जीएचपी क्या है? ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब, हिंदी में ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? तो लिखेंगे अभिवाही धमनिकाओं का व्यास अधिक, अभिवाही धमनिकाओं का व्यास कम होता है, जिसे अभिवाही धमनिकाओं वाला जो रुधिर ग्लोमेरुलस में आता है वो तेजी के साथ आता है, जबकि अभिवाही धमनिकाओं का व्यास कम होने से रुधिर जितनी तेजी से ग्लोमेरुलस में आता उतनी स्पीड से वापस नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस की दीवार पर ये एक दाब पड़ता है रुधिर द्वारा। इस दाब को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इसी प्रेशर के कारण रुधिर में उपस्थित पदार्थ ये छन करके बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं। तो ये हो गया नंबर 2 ग्लोमेरुलस। तीसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या है? तो लिखेंगे बोमेन कैप्सूल आगे चल करके एक पतली नलिकाकार यानी अतिकुंडलित नलिकाकार रचना बनाती है। इस अतिकुंडलित नलिकाकार रचना को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, यानी इसको पीसीटी भी कहा जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको कहते हैं। और दूरस्थ कुंडलित नलिका को डीसीटी कहा जाता है, यानी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बोमेन कैप्सूल आगे चल करके एक पतली अतिकुंडलित नलिकाकार रचना के रूप में खुलता है। इस पतली नलिकाकार रचना को समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी कहा जाता है। पीसीटी में अधिकांश पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। देखिए ग्लोमेरुलर रुधिर जब आता है ग्लोमेरुलस में, तो रुधिर में उपस्थित कई पदार्थ छल करके बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं, जिसे कि परानिस्यंदन कहते हैं, के बारे में आगे आपको बताऊंगा। परानिस्यंदन कहते हैं। और इस प्रकार छले हुए पदार्थों को परानिस्यंद यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। तो परानिस्यंद में देखिए जल यानी रुधिर में जितना जल होगा उसका लगभग 94% जल छल करके बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाता है। जल, विटामिन, अमीनो अम्ल और ये सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, अमीनो अम्ल, ये सारे छल करके बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं। तो होता क्या है, ये जो उपयोगी पदार्थ हैं, ग्लूकोज भी इसी में है, तो ये सारे उपयोगी पदार्थ जो है ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले के लूप, ये तीनों भागों द्वारा अवशोषित करके पुनः ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेट में जो लाभदायक पदार्थ हैं ये नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषित करके पुनः ब्लड में भेज दिए जाते हैं। तो इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका में यानी परानिस्यंद में उपस्थित लगभग 85% मान लीजिए 65 से 80% उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। अगली हेडिंग है हेनले का लूप। हेनले का लूप
तो हेनले के रूप में क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे नेफ्रॉन का समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे चल करके एक पतली अंग्रेजी के यू आकार की नलिकाकार रचना में खुलता है। इस नलिकाकार रचना को हेनले का लूप कहते हैं। हेनले के लूप की दो भुजाएं होती हैं, एसेंडिंग आर्म और ये डिसेंडिंग आर्म और एसेंडिंग आर्म, यानी अवरोही भुजा और यह है आरोही भुजा। तो हेनले के लूप का जो आरोही भुजा है यह जल के लिए पारगम्य होता है और सोडियम क्लोराइड के लिए अपारगम्य होता है, जबकि हेनले के लूप की ये आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए पारगम्य होता है। अतः हेनले के लूप की आरोही भुजा में जल का पुनः अवशोषण होता है और अवरोही भुजा में सोडियम क्लोराइड का पुनः अवशोषण होता है। जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, मरुस्थलीय जंतुओं के नेफ्रॉन का हेनले का लूप अपेक्षाकृत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है भाई? जिससे कि उनके परानिषंग में उपस्थित ज्यादा से ज्यादा जल का पुनः अवशोषण हो सके, क्योंकि जो मरुस्थलीय जंतु हैं उनको सबसे अधिक जल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उनके हेनले का लूप अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अगला है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अगली हेडिंग दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या है भाई? तो लिखेंगे हेनले का लूप आगे चल करके एक अजकुंडलित नलिकाकार रचना में खुलता है जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। दूरस्थ, अब एक ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये जो है वृक्क के कार्टेक्स भाग में स्थित होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, हेनले के नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये सब जो है वृक्क के किडनी के कार्टेक्स भाग में स्थित होते हैं, जबकि नेफ्रॉन का हेनले का लूप ये वृक्क के मेडुला भाग में स्थित होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कई बार ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यानी वृक्क के मेडुला भाग में नेफ्रॉन का कौन सा भाग स्थित होता है। तो जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन दे दिया जाता है उसमें, बोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इनमें से कोई ध्यान करके आपको लिखना होता है। तो इसमें हेनले का लूप जो ये मेडुला भाग में होता है, बाकी ये सारे वृक्क के कार्टेक्स भाग में स्थित होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो है जल, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आदि का पुनः अवशोषण होता है और पुनः अवशोषित होकर के इनको ब्लड में मिला दिया जाता है। इसके बाद है संग्रह नलिका। तो ध्यान रहे, संग्रह नलिका ये नेफ्रॉन का भाग नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित नलिका यहाँ करके खुलती है। जैसे देखिए, इस नेफ्रॉन का दूरस्थ कुंडलित नलिका यहाँ खुला, अब यहाँ पर किसी दूसरे नेफ्रॉन का दूरस्थ कुंडलित नलिका खुलेगा, यहाँ पर किसी और नेफ्रॉन का डीसीटी खुलेगा, यहाँ पर कोई और नेफ्रॉन का डीसीटी, यानी कि एक संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉनों की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आकर के खुलती हैं, इसलिए संग्रह नलिका को नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता। लेकिन जब हम नेफ्रॉन का वर्णन करते हैं, नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करते हैं, तो उस समय हमको संग्रह नलिका का भी वर्णन करना होगा। लेकिन वर्णन करते समय यह लिख देना होगा कि संग्रह नलिका नेफ्रॉन, यद्यपि संग्रह नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होता, क्योंकि एक संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉन के दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आकर के खुलती है।
ये चीज आपको लिख देना होगा। तो अगला है संग्रह नलिका, को आप लिख देना कि संग्रह नलिका यानी एक संग्रह नलिका में कई नेफ्रॉनों की डीसीटी आकर खुलते हैं और परानिसंध में जो बचा हुआ पदार्थ है वो संग्रह नलिका में आ जाता है। संग्रह नलिका की दीवारों से पुनः यानी अंतिम रूप से जल का पुनः अवशोषण हो जाता है और ये अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंचा दिया जाता है और अंतिम रूप से मूत्र का निर्माण, यूरिन का निर्माण संग्रह नलिका में हो जाता है। यानी सारे उपयोगी पदार्थ अवशोषित होकर के ब्लड में चले जाते हैं। बचता क्या है? कुछ मात्रा में जल। देखिए ब्लड में उपस्थित 94% जल जो है लगभग वो छन करके आ जाते हैं बोमन कैप्सूल की गुहा में, लेकिन ये यहां तक आते आते लगभग पूरा यानी कुछ % जल ही मूत्र के रूप में भाग लेता है। बाकी सारे जल का पुनः अवशोषण हो जाता है, अवशोषित होकर के ब्लड में पहुंच जाते हैं। और एक चीज ध्यान है, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में जल का अवशोषण यह एक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। उस हार्मोन को एडीएच कहते हैं। एडीएच हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी इसको एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है यह नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति में एडीएच का स्राव अधिक हो रहा है तो परानिसंध में से जल का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होगा और मूत्र जो है गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति में एडीएच का स्राव कम हो रहा है तो एडीएच का स्राव अगर कम हो रहा है, एडीएच का स्राव कम होने से परानिसंध में से जल का अवशोषण कम होगा, जिससे मूत्र का आयतन, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा और व्यक्ति को बार बार यूरिन लगता है, ज्यादा पेशाब लगता है। और तो ये एडीएच के प्रभाव के कारण होता है। तो आज की वीडियो हमने आपको नेफ्रॉन की क्या है, नेफ्रॉन की परिभाषा क्या है, होता क्या है, तो नेफ्रॉन की संरचना के बारे में हमने आज के वीडियो में आप लोगों को बताया। हम नेफ्रॉन जो है ये यानी स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन के प्रकार मैं आपको बता दूं, नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन जो है 2 प्रकार के होते हैं। यानी नेफ्रॉन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है यानी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कार्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? किडनी के कॉर्टेक्स भाग में पाए जाने वाले नेफ्रॉन को कार्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है और किडनी के मेडुला भाग में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। तो स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन 2 प्रकार के, कार्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो इससे कल हम आपको नेफ्रॉन की क्रिया विधि आपको बताएंगे, यानी यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है और मूत्र का निर्माण ही नेफ्रॉन की क्रिया विधि है। नेफ्रॉन की क्रिया विधि समझाइए या मूत्र निर्माण की क्रिया विधि समझाइए, दोनों का एक ही आंसर है। तो कल के वीडियो में ये हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो जो हमने आप बताया इसको आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा चित्र को आपके बुक में भी चित्र बनाए होंगे। चित्र किताब आप लोगों को पहले ही आप लोगों ने पर्च कर लिया है, इसको वापस एक बार देखना, एक बार किताब से भी पढ़ लेना और फिर बाकी कल के वीडियो हम आपको आगे बताएंगे।